तो यार ले आयो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए हाजिमे नो ईपो की एक और खतरनाक किस्म की एपिसोड जहां पे फाइनली ईपो वर्सेस दाते का मैच शुरू होता है। यहीं पे ईपो उसके टाइटल के साथ ही साथ उसके चैंपियनशिप बेल्ट को छीनने की कोशिश करेगा। तो हाँ यार, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत में ताकामुरा अपने मैच के बाद ईपो के साथ घर जा रहा होता है, जहाँ पे ताकामुरा ईपो से यही कहता है, तो आखिर में मैंने तुम्हें अपने चैंपियन की पावर दिखाई दी। तो ईपो आगे से बोलता है, हाँ मैं अब थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ कि आपका इन सब चीजों से क्या मतलब है, मगर ताकामुरा आप मुझे एक बात तो बताए, क्या मेरे पंचेस में दम नहीं है? ये बात मुझे काफी ज्यादा सीरियस होके दाते ने कही है। शुरू में तो मैंने बातों की तरफ गौर नहीं किया, लेकिन जब आपने मुझे अपनी चैंपियन की पावर का एहसास दिलवाया तो अब मुझे ये भी मालूम पड़ गया है कि दाते ने ये बात मुझे वैसे नहीं कही। तो ताकामुरा उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि जैसे कि आज के मैच में मेरे पंचेस में थोड़ा सा दम कम था, मगर फिर तुम लोगों की अपने लिए चीयरिंग सुनता देख के मुझ में काफी ज्यादा दम आया। तो यहाँ पे दाते का ये मतलब है कि उसके स्टेटस के साथ चैंपियन से सब लोगों की उम्मीद है और कोई भी चैंपियन को हारा हुआ नहीं देखना चाहता। दाते इन सब चीजों से अच्छे से वाकिफ है, इसी वजह से तो उसने कहा है कि इन पंचेस में तुम्हें कुछ ज्यादा ही दम चाहिए मुझ जैसे को नॉकडाउन करने के लिए। तो इसी वजह से जब एक चैंपियन रिंग में जाता है तो हजारों लोगों की उम्मीदें उससे जुड़ी होती है, उसकी फैमिली और उसके सपने उससे जुड़े होते हैं, और वो सब चीजों की पावर को वो अपने फिस्ट में डाल के तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ताकामुरा आगे बढ़ते दौरान कहता है, ईपो माकानाउजी, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारे पंचेस की ताकत दाते से कई गुना ज्यादा बढ़ के है, लेकिन अगर दाते ने कह दिया कि तुम्हें इससे कई गुना ज्यादा दम लगाना होगा मुझे हराने के लिए, तो ईपो तुम्हें लगाना पड़ेगा। कहानी कुछ दिनों के बाद पे जाती है, जहाँ पे ईपो को किमुरा की तरफ से फोन आता है। वो सब बताता है कि बदकिस्मती से माशिबा चैंपियन बन चुका है, जो सुन के ईपो काफी ज्यादा खुश होता है। किमुरा उस पे बरस जाता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, वो मेरी क्लास का ही है, उसका चैंपियन बनना मेरी नाकामी है और तुम मेरी नाकामी पे खुश हो रहे हो। ईपो को भी एहसास होने लगता है कि हाँ यार, ये उसने गलत किया किमुरा के साथ। फोन को रखने के बाद ईपो सोचने लगता है कि मैं माशिबा से जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या उसे चैंपियन के पंचेस भारी लगे आज, क्या उसने चैंपियन के पंचेस को कुछ ज्यादा ही बढ़ के पाया। ईपो माशिबा के बारे में सोच रही होता है कि अचानक से ईपो को माशिबा की छोटी बहन कुमी की तरफ से फोन आता है। वो ईपो को बताती है कि अब तक तो तुम्हें मालूम पड़ ही गया होगा कि मेरा भाई चैंपियन बन चुका है और आज इसी खुशी में मैं एक पार्टी को थ्रो करने जा रही हूँ, मगर बदकिस्मती से मेरे भाई माशिबा का कोई दोस्त नहीं है, जिस वजह से मैं पार्टी में तुम्हें जरूर इन्वाइट करना चाहूंगी। ये सुनते ही ईपो के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। ईपो काफी खुशी से उनके घर पहुंचता है। वो बेल बजाता है, लेकिन उसे अंदर से एक मोटी आवाज आती है कि अंदर आओ। ये आवाज सुन के ईपो की रूह कांप उठती है। ईपो अंदर जो कदम रखता है वो काफी ज्यादा अंधेरा पाता है कि अचानक से वो कोने के साथ एक चुड़ैल को चिपका हुआ पाता है। ईपो की तो आंतरें कांप उठती है, पर जब ईपो गौर करता है तो वो कोई और नहीं बल्कि माशिबा होता है। माशिबा ईपो को बैठने के लिए बोलता है और वो से कहता है कि कुमी बाजार कुछ लेने गई है, जल्दी आती होगी। और इन्हीं समय यहाँ पे कुमी आके लाइट जलाती है और इसके बाद ही ईपो माकानाउची की नजर माशिबा के चेहरे पे पड़ती है, जहाँ पे ईपो नोटिस करता कि माशिबा के चेहरे पे काफी सारे दाग और धब्बे पड़े हुए हैं उसके पिछले चैंपियनशिप बैटल की वजह से। ईपो समझ जाता है कि माशिबा ने अपना पूरा सब कुछ लगा दिया था सिर्फ इस बेल्ट को पाने के लिए। ईपो भी जान लेता है कि उसे भी अपने टाइटल मैच के लिए बस इन दी एंड ऑफ अ डे पूरी लगन से कोशिश ही करनी होगी। दूसरे सी में ईपो जिम पहुंच के किमुरा के खिलाफ स्पारिंग कर रहा होता है, जहाँ पे चीफ कामोगावा ईपो को सिखा रहा होता है कि तुम्हें हर हालत में दाते के काफी ज्यादा करीब रहना होगा ताकि वो क्रॉक स्क्रू पंचेस का इस्तेमाल न कर सके। मगर ईपो को इतनी करीबी से लड़ता देख के फूजी अपने मन में सोचने लगता है, लेकिन इस तरह तो ईपो की भी पंचेस की पावर आधी हो जाएगी। मगर हम देख पाते हैं चीफ कामोगावा ने ईपो के पंचेस को इस तरह से ट्रेन कर दिया होता है कि वो यहाँ तक करीब में भी काफी खतरनाक किस्म का इम्पैक्ट दे सकते होते हैं। और अब थोड़ा सोचने के बाद फूजी को तब कहीं जाके एहसास होता है कि हाँ यार, ईपो की जो टांग है वो बिल्कुल एक स्प्रिंग की तरह है। तो हाँ यार, ईपो माकानाउची ने खतरनाक पंचेस को थ्रो करने के लिए अपनी
अपनी लवर बॉडी का सहारा लिया। यूं ही ईपो को ट्रेनिंग करते करते कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब ईपो अपने पंचेस और स्पीड और टाइमिंग को लेके पहले से कई गुना ज्यादा बेहतर हो चुका होता है। ये देख के चीफ ईपो से कहता है कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हुई, तुम घर जाके आराम करो, कल तुम्हारा मैच है। और अब थोड़ी देर में यहाँ पे हम आओकी को भी देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड टोमिको को यहाँ पे लाया होता है। ईपो टोमिको को देख के कहने लगता है, अरे ये तो वही वाली लड़की है जो कि हमारी ब्लाइंड डेट का हिस्सा थी। खैर यार, अब ईपो भागते भागते अपने घर जाने लगता है कि इसी बीच में वो उसी दरख्त के आगे से गुजरता है जहाँ से उसकी बॉक्सिंग करियर की शुरुआत हुई थी। तभी ईपो दाते के बारे में सोचने लगता है कि कुछ महीने पहले मैंने दाते के साथ स्पारिंग मैच किया था और उस वक्त मेरे साथ यामादा भी शामिल था। 6-7 महीने पहले दाते ने मुझे आसानी से हरा दिया था स्पारिंग मैच में और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि दाते जरूर पहले से कई गुना अब ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके होंगे, लेकिन मैं भी इन महीनों में काफी कड़ी मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बना। अब कल ही बताएगा कि हमारे बीच में कितना बड़ा डिफरेंस है। दूसरी ओर हम दाते को देखते हैं जो कि अपना एग्जामिन करवा के आ रहा होता है। उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक वो इस वक्त अपनी परफेक्ट कंडीशन में होता है। दाते के मन में यही होता है कि मैं हर हालत में ईपो से नहीं हार सकता क्योंकि मैंने वर्ल्ड टाइटल के लिए जाना है, जिस वजह से ईपो माकानाउची मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा मैच में बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ। अब हमें अगले दिन के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे ईपो अपना वेट लिमिट टेस्ट को पास करके जब वापस घर लौट के आता है तो उसकी मदर काम के लिए निकल गई होती है। ईपो इस वक्त घर में अकेला होता है मगर ईपो की मदर ने उसके लिए खाना तैयार करके रखा होता है। ये देख के ईपो के मन में काफी खुशी होती है क्योंकि उसकी मदर ने उसके लिए वही सब कुछ बना के रखा होता है जो कि ईपो की मदर ने बहुत पहले उसके फर्स्ट मैच में जाने से पहले उसके लिए खाना तैयार किया था। ईपो पेट भर के खा के वहीं पे लेट जाता है ये सोचते हुए कि मुझे बॉक्सिंग को स्टार्ट किए हुए 2 साल हो गया और इन 2 साल पहले अगर मैं ताकामुरा से ना मिला होता तो आज तो मेरी जिंदगी में कभी बॉक्सिंग का ख्याल तक ना आया होता। मैं शुरू से ही बुली होता था और बुली होता रहता था कि एक दिन ताकामुरा फरिश्ता बन के मेरी जिंदगी में आया। इसके बाद मेरी बॉक्सिंग की पहली शुरुआत 10 पतियों से हुई थी कि थोड़ी देर में ईपो की बॉक्सिंग के मैच का वक्त हो जाता है। ईपो तैयार होके बड़े जुनून और जज्बे से घर से बाहर निकलता है। हम देख पाते हैं स्टेडियम के बाहर काफी बड़ी भीड़ लगी होती है। उसी भीड़ में हम देखते हैं ईपो की पूरी क्लास उसका मैच देखने आई होती है। उमेजावा ये देख के कहने लगता है, हमें तो ग्रेजुएट हुए 1 साल हो चुका है और सारे लोग जॉब्स पे भी जाते हैं, मगर आज ईपो माकानाउची की वजह से हमारी पूरी क्लास हमारे सर समेत ईपो का मैच देखने आई है। इतनी सारी भीड़ को देख के ईपो माकानाउची का टीचर उमेजावा से पूछने लगता है, अरे वाह, मुझे यकीन नहीं आता कि ये सारी की सारी भीड़ आज ईपो का मैच देखने के लिए इकट्ठा हुई है, क्योंकि दरअसल आज ईपो माकानाउची का टाइटल मैच है। अगर आज ईपो जीत गया तो वो पूरी की पूरी जापान में फेदरवेट का चैंपियन खिलाएगा। कहानी ग्रीन रूम पे ईपो माकानाउची पे जाती है जहाँ पे ईपो अपनी वार्म अप की रूटीन को फिनिश कर लेता है कि अब थोड़ी देर में यहाँ का एम्प्लॉय आके ईपो को बताता है कि तुम्हारे मैच का वक्त आ चुका है। ईपो माकानाउची हॉलवे में से गुजरते हुए सीधा हॉल जा पहुंचता है जहाँ पे सारे के सारे लोग ईपो को देख के चीयरिंग करना शुरू कर देते हैं और ठीक ईपो के सामने से चल के आता है कोई और नहीं बल्कि इस शो का चैंपियन एजी दाते को यहाँ पे अपने सामने देख के सारे लोग और भी काफी ज्यादा शोर मचाने लगते हैं। दोनों के दोनों रिंग में पहुंच जाते हैं। चैंपियन कार्निवल का वक्त हम सब के सरों पे टूट आता है। इसके चलते यहाँ पे बेल बजती है और दोनों के बीच में उनका मैच शुरू होता है। दोनों के दोनों अपना मामूली सा फुटवर्क करके एक दूसरे के करीब जा रहे होते हैं एक दूसरे को टेस्ट करने के लिए, जहाँ पे एजी दाते ईपो माकानाउची की रिफ्लेक्सेस को जानने के लिए अपना एक स्पीड वाला जैब थ्रो करता है जिससे ईपो काफी करीबी से नीचे होकर डॉज कर लेता है। ईपो माकानाउची के डॉज करने की देर होती है। ईपो माकानाउची इतनी स्पीड से उसके अचानक से काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है और मोमेंटम को कैरी आउट करते हुए एक खतरनाक किस्म का अपरकट फौरन से दाते के खिलाफ मारने की कोशिश करता है जिसे दाते भी आसानी से डॉज कर लेता है। उसी दौरान दाते ईपो की मन ही मन में दांत देते हुए कहता है, ईपो वाकई में तुमने गजब तरीके से अपने वेट को शिफ्ट करना सीख लिया। इसके बावजूद भी ईपो अपने मोमेंटम में जारी होता है जिस वजह से ईपो इसी स्पीड का इस्तेमाल करके एक और पंच को थ्रो करता है जो कि दाते के काफी करीबी से लग के गुजरता है। इस पंच के बाद दाते थोड़ा सा चिरचिरे अंदाज में अपने मन में कहने लगता है, छे ये जानबूझ के ईपो माकानाउची ने मुझे ये पंच नहीं मारा ये बताने के लिए कि मैं पहले से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। चीफ कामुगावा भी ये देख के कहने लगता है,
हाँ, दिखने से तो लगता है ईपो ने अपने मुंह के बजाय अपने हाथों से बातें करना सीख लिया। ईपो दोबारा से अपने पीकाबू स्टैंस का इस्तेमाल करते हुए, फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए दाते को चैलेंज करता है। ये देख के दाते एजी का कोच फिक्रमंदी से कहने लगता है कि ईपो माकानाउची का आगे से सामने से मुकाबला करने की कोशिश मत करो। लेकिन दाते एजी एक चैंपियन होता है और वो अपने चैंपियन की प्राइड को लेके आगे बढ़ता है ईपो के साथ हाथापाई करने के लिए। मगर करीब रेंज में दाते उससे पहले से भी कई गुना ज्यादा फास्ट पाता है और यहाँ तक तो ईपो अब दाते को मुश्किल वक्त भी देने लगता है, जिस पर ताकामुरा भी कहता है लगता है उस बुड्ढे की तो फट के हाथ में आ गई होगी। सारी सी बात है इस वक्त ईपो अपने टॉप क्वालिटेटिव पंचेस के साथ टॉप नॉच स्पीड का भी इस्तेमाल कर रहा है। वैसे तो ईपो इतना ज्यादा हिलजुल नहीं करता, लेकिन आज वो कर रहा है, इसका मतलब है उसका अपोनेंट को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो मैं ईपो को कसूरवार नहीं ठहराता, क्योंकि दाते एजी जापान में उन चंद लोगों में से है जो कि वर्ल्ड टाइटल के भी काबिल है। ईपो अपने खतरनाक पंचेस के साथ स्पीड का मसाला डाल के बार बार दाते एजी को पीछे धकेल रहा है, जिसके कारण दाते एजी अपने क्रॉक स्क्रू पंचेस का इस्तेमाल नहीं कर सकता। दाते एजी को पीछे धकेलने के बाद ईपो अपने लेफ्ट राइट पंचेस का इस्तेमाल करने लगता है, जिस वजह से अब दाते एजी को और भी मुश्किलात होने लगती है। इसके चलते दाते एजी को सिर्फ डिफेंस में रहने के अलावा कोई और चारा तक नहीं होता, मगर वो एक अच्छे मौके की तलाश में होता है कि कैसे उसे मौका मिले और वो उस मौके पे छा जाए, उस मौके को पा ले। यहाँ तक ये सब देख के दाते एजी का कोच भी काफी ज्यादा हैरान होने लगता है कि जापान में ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग कौन ही हो सकता है जो कि दाते एजी पे यूं इस तरीके से बाड़ी पड़े। दाते एजी ईपो के सर को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ईपो दोबारा से उसके हमले को नीचे होकर डॉज कर लेता है। तो दाते कॉम्बिनेशन का यूज करके उससे जूजू अपर कट भी मारता है, वो भी यहाँ तक ईपो आसानी से डॉज कर लेता है। दाते एजी ने अपने पिछले वार में अपने हाथ को कुछ ज्यादा ही लहरा लिया था, जिस वजह से वो अपने डिफेंस में नहीं होता। ईपो माकानाउची इसी मौके से फायदा उठाते हुए उसे पंच मारता है, जो पंच दाते एजी को लगने के बावजूद भी दाते एजी उसके दर्द को सहते हुए फोन से ईपो माकानाउची के मुंह पे वार कर डालता है। ये अपने मन में सोचते हुए कि मुझे तो पंच पड़ा सो पड़ा, लेकिन मैंने इस मौके को जाने नहीं दिया, मैंने भी तुम्हारे मुंह पे पलट के वार किया। मगर हैरानगी की तो बात ये होती है, दाते एजी ने सब ऐसा सोचा होता है कि उसका पंच ईपो को लग गया। हमें मालूम पड़ता है ईपो माकानाउची ने उसके खतरनाक हमले को वक्त पे ही ब्लॉक कर लिया था। ये देख के दाते एजी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा था कितने कम समय में ईपो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया। ओमेजावा भी अपना गला फाड़ फाड़ के ईपो को चेयरिंग कर रहा होता है कि दाते एजी की बेल्ट को छीन लो। ईपो का टीचर भी ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि ईपो कितनी समझदारी से और शांति से एक एक कदम को देख देख के लड़ रहा है, जबकि क्लास में तो ये कितना बोंदू सा लगता था। दाते एजी इस वक्त दोबारा से अपने डिफेंस में होता है, वो ईपो के हमलों को ब्लॉक और डॉज कर होता है, ये सोचते हुए कि ईपो के जुनून और जज्बे की कोई लिमिट नहीं है। ईपो माकानाउची, तुम्हारी आंखों ने डर नहीं देखा। नहीं, ये कहना गलत होगा, इन आंखों में डर है ही नहीं। चीफ कामुगावा ने तुम्हें अच्छी तालीम दिया है, लेकिन चीफ कामुगावा ने तुम्हें बेशक ये नहीं सिखाया होगा। ये कहते हुए वो एक नॉर्मल सा पंच थ्रो करता है, जो कि ईपो को लगता भी है। शुरू में तो ईपो को कुछ असर नहीं होता, मगर जो ही ईपो माकानाउची एक कदम ही आगे लेता है, उसे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है, उसका सर चकराने लगता है। तो ताकामुरा भी ये देख के कहने लगता है दाते एजी ने ईपो के कान के नीचे पंच मारा है। तभी दाते का एक खतरनाक किस्म का पंच ईपो माकानाउची के मुंह पे जा लगता है। इसी लम्हे में दाते एजी लगातार ईपो पे बाड़ी पड़ता जाता है, उसके पंचेस ईपो के मुंह पे लगते जा रहे होते हैं। बस ऐनी मौके पे दाते एजी ईपो का फर्स्ट राउंड में ही काम तमाम करने को जा रहा होता है अपने क्रॉक स्क्रू पंच के कारण, कि कैसे ना कैसे करके ईपो माकानाउची अपने आप को संभाल के उसके क्रॉक स्क्रू पंच को ब्लॉक कर लेता है। ईपो अब अपने पैरों पे खड़ा हो ही गया होता है, अपने कदम जमा के ईपो सोचने लगता है बाल बाल बचे, मैं उसे दोबारा इतने करीब आने नहीं दे सकता। ईपो अपने जुनून से उभरते हुए उसमें अपना जिस्म थोप मारता है। फिर दाते को थोड़ा बहुत पछतावा होने लगता है कि मैंने ईपो को इतनी जल्दी क्रॉक स्क्रू पंच आकर क्यों मारा। इसी वजह से अब ईपो और भी ढीठ हो गया।
मुझे इससे पहले कमजोर करना चाहिए था। अब ये सोच के दाते नोटिस करता है कि ये क्या, ईपो ने तो अपने पंच मारने का स्टैंस ले रखा है। दाते हिरांगी से बोलता है कि तुम क्या इतने करीब से पंच मारने का सोच रहे हो? तो ईपो, तुम नादान हो, इतने करीब से तुम अपने हाथ को भी पीछे नहीं कर पाओगे और फुल पावर में तो तुम्हारा पंच लगेगा ही नहीं। मगर अभी जो दाते के साथ होने को जा रहा होता है वो दाते ने जरा भी नहीं सोचा होता। ईपो अपनी लवर बॉडी का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को घुमाते हुए एक खतरनाक किस्म का काफी करीबी में पंच दाते एजी के पेट पे गोम डालता है। ये देख के यहाँ तक उसका चीफ और ओलिवा भी काफी ज्यादा हैरान होता है। ईपो माकनाउची एक बार फिर से चैंपियन दाते एजी पे बाड़ी पड़ने लगता है। दोनों के दोनों अब इतने में ही एक दूसरे के खिलाफ पंचेस को एक्सचेंज करने लगता है। एक एक पंच के बाद एक एक वार के बाद ऑडियंस हाइप पकड़ती जा रही होती है। वो एक्साइटमेंट से मरते चले जा रहे होते हैं मेरे भाई लोगों। मगर इससे पहले उनका कुछ मरता भी पैरों तले जमीन तो तब यहाँ पे खिसकती है। क्या हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।